सभी को नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का केबी कॉलेज के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हरकिरत सिंह लेकर के आया हूँ आज आपके लिए आर्थिक भूगोल, या हम यूँ कह सकते हैं प्राथमिक क्रियाएं। 12th क्लास की यदि हम बात करें तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 4th लेसन की। और यदि हम बीए की बात करें तो हम बीए तृतीय वर्ष यानी बीए 3rd ईयर की हम फर्स्ट बुक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की जो हमारा ये टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आर्थिक भूगोल से संबंधित। आर्थिक भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल, जिस प्रकार से भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ऐसे ही आर्थिक भूगोल जो है वो मानव भूगोल की एक उपशाखा है। तो मानव भूगोल की उपशाखा आर्थिक भूगोल है। और आर्थिक भूगोल के अंदर अब आर्थिक भूगोल क्या है, जिसमें हम आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनसे हम धन की प्राप्ति करते हैं, यानी धन अर्जित करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं। फिर से सुनिएगा, हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं जीविकोपार्जन की, जीविकोपार्जन की जो क्रिया होती है, जो सिर्फ हमें अपना जीवन यापन करने के लिए हम करते हैं, वो होता है अभी रोटी कपड़ा और मकान, जिसके लिए भागदौड़ करते हैं। आदि मानव जो करता था वो पहले जीविकोपार्जन करता था, फिर धीरे धीरे उसकी सोच बदली तो फिर उसने धनोपार्जन शुरू कर दिया। धनोपार्जन, तो धनोपार्जन यानी कि धन की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ये तो हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है, जबकि मूलभूत आवश्यकता से हट करके अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। तो आर्थिक क्रिया अगर वो कहलाएगी तो फिर वो कौन से स्तर की आर्थिक क्रिया कहलाएगी? प्राथमिक स्तर की, द्वितीय स्तर की, तृतीय, कौन से स्तर की कहलाएगी? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटते हैं। आर्थिक क्रियाओं को हम 4 भागों में बांट करके देखते हैं और उनको अलग अलग हम डिफाइड करते हैं कि भी ये काम करेंगे तो ये प्राथमिक व्यवसाय कहलाएगा या प्राथमिक क्रिया कहलाएगी, ऐसा काम करेंगे तो ये द्वितीय व्यवसाय कहलाएगा, और ये काम करेंगे तो तृतीय कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, या हमने नहीं तो टूमैन और अलेक्जेंडर ने क्या किया, अभी उन्होंने इसको अलग अलग भागों में बांट दिया। तो एक प्राइमरी सेक्टर बन गया, सेकेंडरी सेक्टर बन गया, टर्टियरी बन गया, और इस तरीके से एक 4th सेक्टर बन गया। तो 4 हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो देख लीजिए, जैसे मान लो कि हम लकड़ी काट करके लाते हैं। अब जंगल से लकड़ी काट करके लाएंगे तो वो कौन सा क्रिया है, कौन सी, उसको ला करके बेच देंगे, हमें बदले में पैसा मिलेगा। तो हमने वो लकड़ी कहाँ से काटी? जंगल से काटी। तो जंगल क्या है? जंगल एक प्रकृति है, वो प्राकृतिक वातावरण है, प्रकृति है। तो प्रकृति से जो हमें डायरेक्ट मिलेगा वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत गिना जाएगा। हम खाने के लिए हमें रोटी चाहिए तो हमें आटा चाहिए, आटा चाहिए तो हमें पहले गेहूं चाहिए। तो गेहूं की प्राप्ति हमें कहाँ से होगी? खेत खलिहान से होगी, भूमि से होगी, यानी प्रकृति से होगी। तो वो जो गेहूं अगर हम उगाएंगे, यानी कृषि हम अगर कहेंगे, तो वो क्या है? प्राथमिक व्यवसाय है। आटा, अगर हम आटे की पिसाई अगर हम करेंगे, गेहूं की पिसाई करेंगे और आटा बना देंगे, तो वो हमारा द्वितीय व्यवसाय कहलाएगा। और फिर हम आटे से लेकर के उसको आगे दुकान पर लेकर के जाएंगे, तो जो बीच में जो रास्ते में जो हमें साधन की जो आवश्यकता पड़ेगी वो तृतीय व्यवसाय कहलाएगा। क्लियर है? इस तरीके से ध्यान रखिएगा। जैसे लकड़ी काट करके लाए और लकड़ी से हमने फर्नीचर तैयार किया, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? अभी वो हमारे पास में द्वितीय व्यवसाय बन जाएगा। हमने कपास की पैदावार की, तो कपास की पैदावार करना प्राथमिक व्यवसाय है। और उससे रेशा बनाया और रेशे से कपड़ा बनाया, तो ये क्या है? द्वितीय व्यवसाय है। और अगर हमने उसका परिवहन किया, हमने जैसे घर से कॉलेज आने के लिए या स्कूल जाने के लिए हमने अगर साइकिल का यूज़ किया, यानी हमने किसी से लिफ्ट मांग ली या हम टैक्सी करके आए, तो वो क्या है? वो तृतीय व्यवसाय है। ठीक है, इस प्रकार से स्कूल जाएंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे, सलाह लेंगे, मॉल जाएंगे, तो ये सब क्या आते हैं? तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या होता है? भी प्राथमिक जो व्यवसाय होता है ना, प्राथमिक व्यवसाय के अंदर श्रम बहुत अधिक होता है, जबकि पूंजी का उत्पादन बहुत कम होता है। पूंजी उत्पादन के आधार पर ही इसको हमने 4 भागों में बांटा है। तो पूंजी सबसे कम कहाँ पर मिलेगी? प्राथमिक व्यवसाय में मिलेगी, जबकि यहाँ पर श्रम बहुत अधिक होगा, यानी मजदूरी, हमें दिन भर मजदूरी करनी पड़ेगी। हम 12 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे तो हमें 500 रुपया दिहाड़ी जो है एक मजदूर को मिलेगी।
जबकि यहाँ पर जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर एक दिन का अगर हम देखा जाए, फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो लेबर होती है या फैक्ट्रियों में जो काम करते लोग हैं, जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, उनको जो पैसा मिलेगा, उनको तो दिन में क्या है वो 1000-2000 रुपये भी कमा लेंगे। आप आटा चक्की पे चले जाओ तो आटा चक्की वाला जो है, आटा पीसने वाला है, वो दिन में 1000 रुपया भी कमा लेगा उसी 8 घंटे के अंदर काम करके। फिर और आगे चले जाओ यहाँ पर, तो ये क्या है, मान लेते हैं कि बस वाली, एक के पास बस है या किसी के पास में कार है, अब वो कार से वो क्या है भाड़ा ढोता है, किराया, जैसे आप देखते हैं कि ऑटो वाला होता है तो वो आपको यहाँ पर लाकर छोड़ देता है, फिर चला जाता है, दूसरे को लेकर आता है, इस तरीके से वो पूरा दिन भर करता है। तो वो 8 घंटे के अंदर वो लगभग 2-3 हज़ार रुपये वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब इस तरीके से क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, पूंजी बढ़ती जाती है और श्रम जो है वो घटता जाता है। क्लियर। यहाँ जाएंगे तो यहाँ जाने वाला जो है, यहाँ पे जो प्रबंधक शोध जो ये बैठे, जो ये सफ़ेद कॉलर वाले बैठे हैं, आप डॉक्टर की सलाह लेने जाओगे तो डॉक्टर जो है दिन भर में, एक दिन में मान लो किसी से मान लो 100 रुपया फीस चार्ज करता है एक पेशेंट को देखने के लिए। तो बड़े शहरों के अंदर क्या होगा, मान लेते हैं कि उसके पास में हर आधे घंटे में एक पेशेंट आता है, तो 8 घंटे के अंदर उसके पास में 16 पेशेंट आएंगे, तो उसके पास में डायरेक्ट क्या हो गया भाई 1600 रुपया बन गया इस तरीके से। हालांकि वो तो क्या है 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में जो है वो पेशेंट बदलते रहते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से कहने का मतलब, और किया क्या है, सिर्फ सलाह दी है और कुछ नहीं दिया, बदले में दिया भी कुछ नहीं है, सिर्फ सलाह दी है। तो बहुत ही श्रम की कमी हुई और उत्पादन, पूंजी उत्पादन क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए जरा, अब हमें बात करनी है आज के इस टॉपिक में, जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम प्राथमिक व्यवसाय पर बात करेंगे। और प्राथमिक व्यवसाय जो है वो हमने देख लिया कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, धन कमाने के लिए की जाती हैं, और उनमें सबसे पहले प्राथमिक क्रिया होती है। तो यानी जो पहले आदि काल का जो मानव था, वो सबसे पहले जो उसने जो भी क्रिया की वो प्राथमिक क्रियाएं कहलाएंगी, वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाएगा। यानी अब आदि मानव क्या करेगा, अब आदि मानव ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे का घर बनाना शुरू कर देगा, सबसे पहले वो अपना घर बनाएगा। तो अपना घर बनाएगा तो वो भी क्या है, वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाएगा। उसमें लकड़ी काट करके लाएगा, उसमें वो घास फूस काट करके लाएगा, इस तरीके से अपना आवास, रहने की जगह बनाएगा, अपना पेट भरेगा तो भोजन संग्रहण करेगा या फिर आखेट करेगा, और या फिर मछली पकड़ेगा, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय के अंदर पहले हम चर्चा करते हैं आखेट के बारे में, कि आखेट और भोजन संग्रहण के बारे में। तो मानव जो था वो पहले क्या करता था कि अपना पेट भरने के लिए या तो वो शिकार करेगा और या फिर वो भोजन संग्रहण करेगा। तो इस तरीके से वो अपना जीवन का निर्वहन करता था। और अब हमें इसके बारे में देखना पड़ेगा कि वो जो भोजन संग्रहण करता था उसमें वो किस किस चीज़ों का संग्रहण करता था, और उसके बाद में उसने उनको क्या व्यापार किया या फिर उसके अपना प्रयोग किया, या कौन कौन से क्षेत्र में भोजन का संग्रहण किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं क्या आज भी भोजन संग्रहण या आखेट होता है। तो हाँ, बिल्कुल आज भी। जैसे एस्किमो है जो कि ठंडे प्रदेशों में रहता है, बिल्कुल ध्रुवीय प्रदेशों में रहता है, कनाडा के उत्तरी प्रदेशों में रहता है, तो वो भी क्या है ध्रुवीय भालू की या सील मछली का शिकार करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बुशमैन है जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर रहता है, तो वो भी जिराफ और ये हाथी वगैरह, शेर, चीते, ठीक है, लोमड़ी, इन सब का वो भी शिकार करता है। शुतुरमुर्ग के अंडे हैं उनका शिकार करता है। तो इस प्रकार से शिकार करने वाली जनजातियाँ आज भी हैं। फिर हम बात करते हैं तो भोजन संग्रहण करने वालों की। तो भोजन संग्रहण जो है, जो विषुवत प्रदेश है जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, तो बहुत अधिक वर्षा होने की वजह से वहाँ पर बहुत अधिक वन पाए जाते हैं, बड़े बड़े वन हैं, भूमध्य रेखा पर बहुत बड़े वन हैं। तो वहाँ पर उस वनों के अंदर, उन घने वनों के अंदर, सघन वनों के अंदर जो जनजातियाँ रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो भोजन का संग्रहण करती हैं। भोजन का संग्रहण किया, इकट्ठा किया और ला करके अपने परिवार को खिलाया। तो इस प्रकार से वो अपना जीवन निर्वहन करती है। तो वर्तमान में यदि हम यहाँ पे भी बात करें तो अपने, अगर आप उदयपुर की तरफ अगर जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पहले तो वो अपना निर्वहन करते थे भोजन संग्रहण करके, और वर्तमान में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि कुछ अच्छी किस्म के जो पौधे हैं उनकी जड़ें वगैरह या उनका कोई अच्छी जो वस्तुएं हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उनको संग्रहण करके उन्होंने ला करके बेचना शुरू कर दिया। तो यानी व्यापार करना शुरू कर दिया। उसी भोजन के संग्रहण करने के बाद में जो बचा हुआ भोजन है उसका उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। रास्ते में जाएंगे तो आपको सीताफल लिए खड़े हुए आपको मिलेंगे, यहाँ
जालोर के नीचे की ओर जब आप जाओगे, पहाड़ी इलाके में जाओगे, तो वहाँ आपको केवड़ा जो क्या होता है वो छोटे छोटे होते हैं, सब्जी बनाने वाले होते हैं, वो लेकर के यहाँ पे खड़े होंगे। तो नींबू लेकर के कोई खड़े होंगे। तो इस तरीके से क्या है, वो सब क्या करते हैं, वो सब वहाँ से संग्रहण करके लाते हैं और संग्रहण करके उससे अपना जीवन यापन करते हैं और साथ में वो धन भी कमाते हैं। तो इस तरीके से, परंतु इस प्रकार से किया जाने वाला जो व्यापार है वो आज के व्यापार के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसीलिए अब वर्तमान में कोई भोजन संग्रहण करने वाली वो बात नहीं रही है, वो वर्तमान चलन में नहीं है। तो आइए मोटे तौर पर हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो देख लीजिए कि मानव सभ्यता के आरंभिक युग के अंदर जो है जीवन निर्वहन करता था मानव, तो वो कैसे करता था। दो कार्य थे उसके पास में, या तो पशुओं का आखेट करना और या फिर अपने समीपवर्ती जंगलों से वो जड़ी बूटियाँ कंदमूल को इकट्ठा करके लाना, उससे अपना जीवन गुजारा करना। आदि मानव जो है वो जंगली पशुओं, जंगली जानवरों और जंगल पर निर्भर करता था। अति शीत और अत्यधिक गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। यानी ये जो मानव है कहाँ रहता था, या तो अति शीत वाले इलाके में रहता था, बहुत ठंड वाले, और या फिर बहुत गर्मी वाले इलाके में रहता था। तो इस इलाके में क्या है, गर्मी वाले इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तापमान अधिक होने की वजह से वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होने की वजह से पेड़ पौधे बहुत अधिक होते हैं। तो पेड़ पौधे अधिक होंगे तो जंगल ही जंगल होंगे। यानी ये जो मानव था ना, जो आखेट और भोजन संग्रहण करता था, ये कहाँ पर रहता था, ये कठोर जलवायु वाले क्षेत्र में रहता था। कठोर जलवायुवीय कंडीशन में ये रहता था और वहाँ पे अपना जीवन यापन करता था। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया है, तथापि तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग अभी भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। तो मछली पकड़ना भी जो है वो किस में है, वो वर्तमान में देखा जाए तो उसका आधुनिकीकरण हो चुका है। बड़े बड़े जहाज ले जा करके मछली पकड़ा किया जाता है, तो वो तो एक व्यापारिक काम हो गया है। लेकिन उससे पहले जो अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे एस्किमो है, तो वो भी सील मछली का पकड़ता है। तो वो कहाँ से पकड़ता है, अभी तटवर्ती क्षेत्रों से पकड़ता है। तो इस तरीके से वर्तमान में भी मछली पकड़ने का काम जारी है। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियाँ विलुप्त हो गई हैं और प्राचीन काल से आखेट पत्थर और लकड़ी के बने औजारों से और तीर इत्यादि से किया जाता था। यानी आखेट कैसे करते थे, आखेट किनका करते थे और आखेट से वो कैसे जीवन निर्वहन करते थे, ये बातें अपने को इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में भोजन संग्रहण में देखेंगे तो ये लोग कहाँ रहते थे, कठोर जलवायु की दशाओं में रहते थे। और ऐसा करने वाले काम ये कौन लोग थे, कौन करते थे, भोजन संग्रहण और आखेट कौन करते थे, आदिमकालीन समाज के लोग करते थे। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र और शरण के लिए मतलब इस प्रकार के कार्य करते थे, क्योंकि पहले के मानव के पास में कुछ ऐसा तो है नहीं था, अभी कपड़े तो थे नहीं, तो इसीलिए उनको क्या है, जंगल में ही रहना पड़ता था। वहाँ से कंदमूल इकट्ठे करने पड़ते थे, पत्तियाँ इकट्ठी करनी पड़ती थी। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी, अब पूंजी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ना तो पूंजी की ज़रूरत है, ना तकनीकी विकास की ज़रूरत है। फिर इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता है एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम होगी, पूंजी भी कम, इसमें पूंजी की जरूरत ही नहीं है, बस सीधा जाओ जंगल में और वहाँ से इकट्ठा करके ले आओ, ठीक है। और परंतु उसमें क्या है, दिन भर आपका निकल जाएगा, कोई ज़्यादा उत्पादकता नहीं मिलेगी, कुछ ज़्यादा इकट्ठा आप नहीं कर पाओगे, बेचोगे तो उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। उससे ज़्यादा तो ये है कि वर्तमान जो चल रहा है उसके अनुसार जो है लोगों को शिक्षित किया जा सके। भोजन संग्रहण के विषय में दो भाग इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से भाग इम्पोर्टेंट है देख लीजिए। उच्च अक्षांश के क्षेत्र में उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिण चिली आते हैं। निम्न अक्षांशों की बात करें तो इसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग इसमें आता है। अब मैं आपको आगे चल करके इसको मैप पे भी दिखाऊंगा कि कौन सा एरिया आपको इसमें मैप के अंदर इसको थोड़ा हाईलाइट करना है। आधुनिक समाज में भोजन संग्रहण के कार्य का कुछ भाग व्यापारीकरण हो चुका है। कुछ लोग व्यापार भी करते हैं, भोजन संग्रहण को व्यापार भी करते हैं। कैसे, किसका कर सकते हैं, कीमती पौधों की पत्तियों का, कीमती पौधे हैं उनकी पत्तियों का व्यापार कर सकते हैं। छाल औषधीय पौधों का वो व्यापार कर सकते हैं और इनको संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग जो है किस प्रकार से करते हैं, आइए देखते हैं। तो पौधे के विभिन्न जो भाग होते हैं, जैसे छाल है तो कुनेन, चमड़ा, कार्क तैयार करने के लिए, पत्तियां हैं पेय पदार्थ, दवाइयाँ, कांति वर्ग वस्तुओं के लिए, ठीक है। रेशे हैं तो कचरा बनाने के लिए, फल है तो भोजन और तेल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नारियल होता है तो नारियल का फल जो होता है वो तेल बनाने के काम आता है। पेड़ के तने का प्रयोग रबड़, बलाटा, गोंद और राल बनाने के लिए काम आता है। विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है, वो तो अब भी जानते हैं कि अब वर्तमान नहीं रहा है, ये सिर्फ आदिवासी लोग जो है, आदि मानव जो है वही करता है।
इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि देखो भी ये उत्पाद जो है इतने ज़्यादा नहीं, लोग क्या है नई नई चीज़ें, देखो हम औषधि आजकल क्या करते हैं कि हम आयुर्वेद पर तो ध्यान ही नहीं देते हैं, हम तो क्या है मेडिसिन ली वहाँ से और दवाइयाँ ली खा ली बस, ठीक है, हम उससे ठीक हो गए, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते कि जो हमारा आयुर्वेद था, जो हमारा चला आ रहा था इतने समय से, जो कि घर पर ही हम तैयार कर सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं, काढ़ा बना करके हम अपने उपचार कर सकते हैं, परंतु आजकल उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, उसको छोड़कर बस सीधी एक गोली ली, शाम तक साफ, बस क्लियर। तो इसीलिए इनकी कोई प्रतिस्पर्धा अब मार्केट में नहीं रही है, परंतु आगे आने वाले समय में वास्तव में घूम फिर करके वहीं पर आना ही पड़ेगा। कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रहण करने वाले समूहों के उत्पादों पर कब्जा कर लिया है। तो यानी जो अच्छी किस्म की और कम दाम की जो वस्तुएं हैं, उन्होंने दूसरी वस्तुओं को जो ज़्यादा कीमती थी, जो अच्छी थी, जो एक ऑर्गेनिक चीज़ें थी, उनको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। यानी आपको आज बिना उर्वरक या रसायन के बिना आपको कोई भी पदार्थ नहीं मिलेगा। वर्तमान में हर एक चीज़ के अंदर मिलावट है, अब मिलावट है तो वो अपने आप ही सस्ती हो जाएगी, क्लियर, ओके। आगे देखते हैं, तो इसका क्षेत्र देख लेते हैं, कौन सा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। उच्च अक्षांशों का मतलब ये था कि 66.5 डिग्री के उत्तर में, 66.5 डिग्री के उत्तर में जो क्षेत्र है उसे उच्च अक्षांश कहते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ, तो 66.5 डिग्री साउथ में तो कोई महाद्वीप नहीं है। फिर निम्न अक्षांश किसे कहते हैं, तो जो कर्क रेखा किसे कहते हैं, ये तो ध्यान आना सभी को। अगर आपको नहीं पता है, विश्व का मानचित्र अगर आपने सीखना है कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है, कौन सा देश कहाँ पे है, ठीक है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो को देख लेना। मैंने पूरा महाद्वीप, प्रत्येक महाद्वीप को जो है एक एक करके समझाया हुआ है। तो ये आपकी है कर्क रेखा है, इस प्रकार से। ये नीचे वाली जो है 23.5 डिग्री साउथ, ये मक्का रेखा है, और 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। साल भर सूरज की किरणें यहीं पर पड़ती हैं, तो साल भर सूरज की किरणें यहाँ पड़ने की वजह से यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने की वजह से यहाँ पर अत्यधिक वन है, सघन वन यहाँ पे पाए जाते हैं। सघन वन पाए जाएंगे तो यहाँ पे कृषि तो की नहीं जाएगी, तो वनों के अंदर रहने वाली जो जनजातियाँ हैं वो क्या करेंगी भी, वो यहाँ इस एरिए में भोजन का संग्रहण करेंगी। तो आप ये वाला एक क्षेत्र जो है इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्षेत्र आप कह सकते हो कि हमें ये वाला क्षेत्र है जहाँ पे जनजातियाँ जो हैं वो क्या करती हैं, वर्तमान में आज भी क्या कर रही हैं, यहाँ पे भोजन का संग्रहण कर रही हैं, आखेट कर रही हैं। यहाँ पे बुशमैन रहता है इस एरिए में, एस्किमो रहता है इस एरिए में, कौन रहता है, एस्किमो। तो यहाँ पर भी है सेमोइड्स वगैरह, यहाँ पे जनजातियाँ हैं जो ये काम करती हैं। क्लियर है, इस तरीके से हुआ हमारे पास में, ओके, दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। पशुचारण। अब मानव जैसे जैसे आखेट करता गया तो उसके आसपास का जो पशु थे वो उसे डरने लगे, दूर भागने लगे। अब उसको उनके पीछे भागना पड़ता था, लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी उनका शिकार करने के लिए। तो उसने क्या किया, अपने साथ में गधों को या ऊँटों को या साथ में अपने कुत्तों को ले लिया। इस प्रकार से उनको पालतू बनाया, उन पर अपना सामान रखा और एक स्थान से दूसरी जगह पर चलना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से कुछ देर तो उसने शिकार किया। अब जब शिकार उसके फिर भी हाथ नहीं आए तो उसने क्या किया, जो पशु उसके पास में थे उन्हीं को चरा करके, और जब उसको भूख लगी तो उन्हीं में से किसी का प्रयोग खाने के लिए कर लिया। इस प्रकार से यानी उन्हीं पशुओं से उत्पाद जो प्राप्त होते थे वो उन्हीं से अपना जीवन निर्वहन करता था। तो मतलब जब मानव के पास में आखेट करने की क्षमता नहीं रही तो उसने पशुचारण की सोची। और पशुचारण की जो होती है, देखो ध्यान रखिएगा, पशुचारण और पशुपालन दोनों में डिफरेंस होता है। पशुपालन किया जाता है सिर्फ पशुओं से उत्पन्न उत्पाद को बेचने के लिए, और पशुचारण किया जाता है पशुओं के उत्पाद को ग्रहण करने के लिए। दूसरी बात, पशुचारण के लिए यानी पशुचारण और पशुपालन में डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस क्या रहेगा, दूसरा डिफरेंस रहेगा कि चारे के पास में पशु को लेकर के जाना पशुचारण है, और पशु के पास में चारे को लेकर के आना पशु का पालन है। अभी बस इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। तो पशुपालन व्यापारिक स्तर पर होता है, जबकि पशुचारण एक नॉर्मल स्तर पर होता है, जो कि बिल्कुल ही
निम्न स्तर का कहलाता है। और वहाँ पर क्या होता है, चलवासी होते हैं। ये पशुचारण कैसे कहता है, चलवासी यानी घुमक्कड़, घूम फिर करके पशुओं का चारण किया जाता है, पशुओं को चराया जाता है। यदि हम बात करें मरुस्थल की, भारत में बात कर लेते हैं, राजस्थान है, तो यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि भी भेड़ बकरियाँ, ऊँट वगैरह है, इनका जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के इनको चराया जाता है। अब जैसे यहाँ पे अपने राजस्थान में गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों के टाइम पे इनको पर्वतीय क्षेत्र में ले जाएंगे, मध्य प्रदेश वगैरह में ले जाएंगे, तो पर्वतीय प्रदेशों में ले जाएंगे, और जैसे ही यहाँ पे अपने पास में सर्दियाँ आ जाएंगी तो वो फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे अपने आप। तो इस प्रकार से जो ये स्थानांतरण करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो जो ये ऋतु के साथ में परिवर्तन करते हैं ना, इसे हम ऋतु परिवास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऋतु परिवास, यानी ऋतु के साथ प्रवास करना। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि जैसे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, तो वहाँ पे गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, गद्दी हैं, बोडिया है, तो ये सब क्या करते हैं, ये भी पशुओं का को चराते हैं। जब गर्मियाँ होती हैं तो ये पर्वतीय प्रदेशों में चले जाते हैं, और सर्दियाँ होती हैं तो ये मैदानी प्रदेशों में आ जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि पशुचारण में हम कौन कौन से पशुओं को चराएंगे, कहाँ कहाँ पर चराएंगे, और किस प्रकार का इसमें जो है हमें उत्पाद देखने को मिलेंगे। तो आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं होगा, तो पशुचारण की बात सोची उसने, पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। तो मैंने बता दिया आपको पशुपालन और पशुचारण में डिफरेंस है। तो पहले के मानव ने क्या किया था, पशुपालन किया था या पशुचारण किया था, तो ध्यान रखिएगा, पहले के मानव ने पशुचारण किया था। वर्तमान में आधुनिकीकरण हो रहा है, व्यापारीकरण हो रहा है, इसीलिए वर्तमान में लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। विभिन्न जलवायुवीय दशाओं में रहने वाले लोगों ने उस क्षेत्र में पाए जाने वाले पशुओं को अपना पालतू पशु बनाया। तो जहाँ पर भी लोग रहते थे वहाँ पे जो भी पशु मिला, कहीं गाय मिली तो उन्होंने गाय का पालन किया, भैंस मिली तो भैंस का पालन किया, भेड़ बकरियाँ मिली तो उनका पालन किया, भेड़ बकरियाँ नहीं मिली तो गधों का पालन किया। तो इस प्रकार से क्या है, अलग अलग स्थान पर जो जो जानवर मिला उनको, उनका उन्होंने पालन किया। कहीं पर गाय भैंस बकरी गधे कुछ भी नहीं है, रेंडियर का पालन कर रहे हैं। एस्किमो जो जनजाति है वो रेंडियर का पालन करती है। तो इस तरीके से तो ठीक है, तो पशुपालन जो है वो या तो व्यवसाय उसका या तो निर्वहन के लिए है या फिर उसका व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। तो निर्वहन के लिए जो किया जाएगा उसे हम कहेंगे चलवासी पशुचारण। तो देखिए इन दोनों में से हम पहले पढ़ने वाले हैं चलवासी पशुचारण के बारे में। अब चलवासी पशुचारण कैसे किया जाता है, बहुत ही प्राचीन तरीके से किया जाता है। पशुओं को घुमा घुमा करके किया जाता है। इसमें उत्पाद बहुत कम होता है, इसमें पूंजी भी कम लगती है, तो इसमें अपने को स्थायी जगह भी नहीं चाहिए होती है, इसमें अस्थायी जगह होती है। आप यहाँ चराया, फिर अगले 2 महीने में आगे चले गए, फिर उससे आगे चले गए, इस तरीके से चराते रहते हैं। यानी इसके लिए ना तो कोई बाड़े बनाए जाते हैं, ना कोई इसके लिए कोई बंदिश होती है, ये अस्थायी होता है। यही बातें आपने वाणिज्य पशुपालन में क्या कहनी है, उल्टा कहनी है। यहाँ पे पूंजी कम लगती है तो वहाँ पूंजी अधिक लगती है। यहाँ पे घुमक्कड़ पशुचारण होता है तो वहाँ पर एक स्थान पर रह करके पशुचारण होता है। यहाँ पे फार्म की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ बड़े बड़े फार्म होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर क्या हो गया, अभी उत्पाद कम होता है तो वहाँ पर उत्पाद बहुत अधिक होता है। आई बस ओके, ठीक है। तो बस आप देख लीजिए, अब मैंने बातें तो आपके पास बता दी हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। तो जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है और इसमें भोजन, वस्त्र, शरण, औजार, यातायात के लिए पशुओं का पर निर्भर रहता था। अपने पालतू पशुओं को के साथ पानी, चारागाह की उपलब्धता के लिए, गुणवत्ता की तकलीफ, वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। पशुचारक वर्गों ने अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे। इन्होंने अपना अपना स्थान डिसाइड किया था कि भी उत्तर दिशा की ओर जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, पूर्व दिशा की ओर आप जाओ, दक्षिण में आप जाओ। इस तरीके से इन्होंने स्थान ग्रहण किए। हालांकि वो स्थान इनके खुद के नहीं थे, ध्यान रखिएगा। वो फार्म जो इन्होंने बता रहे ना कि चारागाह क्षेत्र डिसाइड किए थे, वो इनके नहीं थे। वो तो ठीक है, खाली पड़ा हुआ वीरान जगह है, तो वहाँ से गुजरते हुए वो एरिया उन्होंने कह दिया कि भी इस एरिया में अगले साल मैं जाऊँगा, और हर साल मैं इस एरिया में मैं ही जाऊँगा। बस इस तरीके से इन्होंने डिसाइड कर लिया। कौन कौन से पशुओं का पालन किया जाता था तो देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय और बैल का पालन होता है। सहारा और एशिया मरुस्थल में भेड़, बकरी और ऊँट का पालन होता है, आप लोग सब जानते हैं। तिब्बत और एंडीज के अंदर याक और लामा का पालन करते हैं। आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय में क्या होता है, रेंडियर का पालन किया जाता है। ठीक है, रेंडियर को पालते हैं। एस्किमो जो है वो रेंडियर का पालन करता है। अब बुशमैन के पास में कुछ पालने के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ क्या है, शिकार करना जानता है, तो वो आज भी शिकार करता हुआ। क्लियर। ये हमारे पास में पशु के हो गया पालन, किस किस का पालन किया जाता है। अब जहाँ जहाँ पे हमने देखा था अभी उष्णकटिबंधीय में गाय भैंस पाली जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि उसका क्षेत्र भी कौन सा बताओगे आप, हाईलाइट करोगे ना जब विश्व के अंदर, तो वो 3 स्थान आएंगे।
उत्तरी अफ्रीका एटलांटिक तट से लेकर के अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला हुआ है। एक क्षेत्र इसका ये रहा। दूसरा क्षेत्र कौन सा है? यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश। अब टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं? 66.5 डिग्री से उत्तर का जो एरिया होता है उसे टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप जो है यहाँ पे भी पशुपालन किया जाता है, पशुचारण सॉरी। नए चारागाहों की खोज के लिए अब पशुचारण क्या करते हैं? समतल मैदानों में जाते हैं, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि शीत ऋतु के अंदर तो वो मैदानों में आ जाएंगे और ग्रीष्म ऋतु के अंदर वो पर्वतों की ओर चले जाएंगे। तो इस प्रकार का जो प्रवास रहेगा, इस प्रकार की जो गतिविधि होती है, इसे हम क्या कहते हैं? ऋतु परिवास कहा जाता है। हिमालय की भी हमने बात कर ली। यहाँ पे कौन है? गुर्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, इस प्रकार से है। और इसी प्रकार का एक होता है टुंड्रा प्रदेश के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? भी जो 66.5 के उत्तर का जो इलाका है ना वो है शीत कटिबंध। अब वहाँ पे क्या है? साल भर बर्फ जमी रहती है। तो जब उत्तरी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु होती है तो वो लोग कहाँ जाते हैं? दक्षिण की ओर आ जाते हैं, नीचे की ओर। और जैसे वहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है तो फिर वो ऊपर की ओर चले जाते हैं। यहाँ उल्टा रहता है काम। फिर उसके बाद में देखिएगा जलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है। इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी कमी आ रही है। तो बिल्कुल कमी आएगी। कारण क्या है कमी का? क्योंकि हर किसी ने अपनी राजनीतिक सीमाओं का अधरोपण किया है, अपनी राजनीतिक सीमाएं डिसाइड कर दी हैं। अब हम एक देश को छोड़कर दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं। और इसी के साथ कई देशों ने नई बस्तियाँ बन चुकी हैं, जंगल काट दिए गए हैं। तो फिर पशुचारण कैसे होगा? तो इसीलिए अब धीरे धीरे पशुचारण जो है वो सीमित होता जा रहा है और पशुपालन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आपके पास में फिर से क्षेत्र आ गया। तो देख लीजिए कि पशुचारण कहाँ कहाँ पे होगा। तो पशुचारण की जो बात होगी ना, तो सबसे पहले तो आपके पास में वही बातें यहाँ पे आ जाएंगी कि ये हमारे पास में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ गया। ये उष्णकटिबंधीय जो ये सहारा है, यहाँ पे है सहारा मरुस्थल, सहारा। इस सहारा मरुस्थल से होते हुए अरब मरुस्थल से होते हुए मध्य चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया होते हुए, तो इस तरीके से ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका है? पशुचारण का है। क्यों है ये पशुचारण का क्षेत्र? क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पर क्या कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय। कर्क रेखा, अभी आपको मैंने पीछे बताया, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है ये कैसा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपको घुमक्कड़ पशुचारण मिलेगा। अरब के अंदर मिलेगा, ऊँटों का पालन करते हैं। आपने देखा होगा अरब के रेगिस्तान में ऊँट जो है, शेख जो लोग हैं, अरबी लोग जो हैं वो ऊँट यहाँ पे पालन करते हैं। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो है, मंगोलिया, यहाँ पे सब ऊँट पाए जाते हैं। देखो मंगोलिया में 2 कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है। मंगोलिया में क्या पाया जाता है अभी? 2 कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है। 2 कुबड़ वाला। आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पे तो 1 कुबड़ होता है ऊँट के ऊपर, यहाँ मंगोलिया में 2 कुबड़ वाला होता है। क्लियर? फिर उत्तर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एस्किमो रहता है, तो ये रेंडियर का जो है पालन करता है। इस एरिया में क्या है? रेंडियर का पालन किया जाता है। ये ऊपर वाला एरिया हो गया, तो ये बिल्कुल शीत एरिया है। क्लियर? उसके बाद में ये है दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। इस एरिया में भी पशुपालन किए जाते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में यदि हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास पशुपालन जो मिलेगा ना वो व्यापारिक स्तर का होगा। हम आगे वाले में देखेंगे व्यापारिक स्तर का पशुपालन होगा। वहाँ पे भेड़, मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है, बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। क्या डिफरेंस रहता है एक चलवासी पशुचारण में और एक वाणिज्य पशुपालन में? क्या डिफरेंस रहता है? तो डिफरेंस यही है, एक तो यहाँ पे तो पूंजी कम लगेगी, जबकि वहाँ पर पूंजी बहुत अधिक लगेगी। पूंजी अधिक लगेगी, यहाँ उत्पाद कम है। चलवासी में क्या होता है? उत्पाद बहुत ही कम होता है, जबकि वहाँ उत्पाद बहुत बड़े लेवल पर होता है, व्यापार बड़े लेवल पर होता है। तो आगे देखते हैं। आइए देखिए, आ गया हमारे पास में वाणिज्य पशुपालन। तो हालांकि मैंने आपको ये पूरी बातें जो हैं वो समझा दी हैं कि वाणिज्य पशुपालन के अंदर जो होता है फार्म स्थायी होते हैं, एक स्थान पर पशुओं का पालन किया जाता है, जबकि चलवासी में जगह बदल बदल करके उसका चारण किया जाता है। चलवासी में पूंजी नहीं लगेगी, उत्पाद कम मिलेगा, जबकि यहाँ पूंजी भी बहुत अधिक चाहिए और उत्पाद भी बहुत अधिक मिलेगा। और फिर दूसरी बात, चलवासी के अंदर हम 2-3 पशुओं को साथ में लेकर के चले जाते हैं कि भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, इन सबको इकट्ठा पालन करते हैं, जबकि व्यापारिक स्तर पर केवल एक मुख्य प्रकार से या तो गाय का कर रहे हैं तो केवल गाय का ही पालन होगा, गाय का ही पूरा फार्म होगा। अब भेड़ पाल रहे हैं तो केवल भेड़ का ही पालन किया जाएगा, ऊँट पाल रहे हैं तो केवल ऊँटों का ही पालन किया जाएगा। तो इस कहने का मतलब होता है कि वो एक तो वो स्थायी होता है और दूसरा वो एक निश्चित एक जानवर को लेकर के होता है।
और इस प्रकार से उसका वो प्रयोग करते हैं, जो उसके जो उत्पाद होते हैं उनको व्यापारिक स्तर पर उनको भेजा जाता है। डिब्बाबंद मांस का व्यापार करना वो विकसित देशों का काम होता है, और ये जो वाणिज्य पशुपालन है ये कहाँ विकसित देशों का काम है। क्लियर। जो अविकसित जो देश होते हैं, जो जहाँ विकास नहीं हो रहा है, वहाँ पे पशुचारण होता है। तो इस प्रकार से काफ़ी डिफरेंस है। मैंने डिफरेंस किया आपसे, लगभग 7-8 बातें अब मैंने कर दी हैं, तो उनको आपने ऐसे ही दिखाना है कि भाई पशुचारण में क्या डिफरेंस है और वाणिज्य पशुपालन में, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो इसको अपन देख सकते हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे तो जब चराई के कारण छोटे छोटे क्षेत्र, अच्छा यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, बाड़े बनाए जाते हैं। अभी यहाँ पर वाणिज्य पशुपालन पश्चिमी संस्कृति यानी वेस्टर्न कल्चर से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न कल्चर, हम कहते हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, तो वेस्टर्न कल्चर से जुड़ा हुआ है। इसमें फार्म भी क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं और संपूर्ण फार्म को छोटे छोटे भागों में बाड़ लगा करके, मतलब जैसे चेस बॉक्स होता है ना, उस तरीके से शतरंज बॉक्स की तरह अलग अलग उसको भागों में बांट देते हैं। और फिर क्या करते हैं, एक बाग में तारबंदी खोल करके वहाँ सभी पशुओं को डाल देते हैं, वहाँ चरते हैं। जब वहाँ पे घास खत्म हो जाती है तो अगली बार फिर वो दूसरे बॉक्स में उनको भेज देते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब बड़ा एक फार्म है, स्थायी फार्म है। पहले एक बॉक्स में उनको चराया, फिर दूसरे में चराया, तीसरे में चराया। इस प्रकार से जब तक सारे खत्म होंगे तब तक वापस से घास पैदा हो जाएगी। तो कहने का मतलब उनको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, स्थानांतरण नहीं करना पड़ेगा, यानी उसको चलवासी पशुचारण नहीं कहेंगे। क्लियर। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। यह एक विशिष्ट गतिविधि है, इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। देखिए क्या विशेषता है इसकी ये सबसे बड़ी विशेषता है कि एक ही प्रकार के पशु का पालन किया जाएगा। प्रमुख पशु कौन कौन से हैं, भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े। अब कहीं घोड़े हैं तो घोड़ों का ही पालन किया जाएगा, भेड़ है तो भेड़ का ही किया जाएगा। और कौन किस किस का किया जाता है व्यापारिक स्तर पर, भेड़, बकरी, इन सब का किया जाता है। इनसे प्राप्त मांस, खालें, ऊन, ये वैज्ञानिक ढंग से व्यापारिक स्तर पर इसको जो है प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक धन की प्राप्ति की जाती है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है, व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि यहाँ वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है पशुपालन, और चलवासी में क्या कहोगे, बस प्राचीन तरीके से किया जाता है। कैसे, वहाँ प्राचीन ढंग से किया जाता है या आधुनिक ढंग से किया जाता है। वहाँ पूंजी कम लगती है या पूंजी अधिक लगती है, वहाँ उत्पाद कम है या उत्पाद बहुत अधिक है। इसमें पशु मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जनिक सुधार, बीमारियों के नियंत्रण और उनके स्वास्थ्य पर, इन पर पूरा ध्यान दिया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भी एक पशु को अगर बीमारी होगी तो सबको हो जाएगी, इसलिए पूरा ध्यान रखा जाता है। जबकि चलवासी में क्या होता है, अगर किसी एक पशु को बीमारी हो जाती है तो वो उस पशु को पीछे छोड़ करके वो आगे निकल जाते हैं। तो आगे निकल जाएंगे तो दूसरों को बीमारी भी नहीं होगी, तो यानी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि यहाँ पर उसके प्रजनन पर, उसके जनन के सुधार पर, कि नई नई ब्रीड तैयार की जा सके और उनकी बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सकते, ऐसा काम किया जाता है। तो इतना ज़्यादा देखो पूंजी वाला काम है, पूंजी प्राप्त भी इतनी होती है, वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, तो ऐसा काम तो विकसित देशों में ही हो सकता है। तो कौन से देश करते हैं, देखिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूएसए, कनाडा, ठीक है। इस तरीके के जो देश हैं वो सब क्या करते हैं, व्यापारिक स्तर पर वाणिज्य पशुपालन करते हैं। क्लियर। इस प्रकार से ये हमारे पास में इससे कंप्लीट होता है। तो फिलहाल हम यहाँ तक ही करेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर। तो हमारा चल रहा था प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक क्रियाएं, जिसके अंदर हमने आखेट, भोजन संग्रहण, मत्स्य भी इसी के अंदर हो गया, और पशुचारण, ये हमने टॉपिक किए। आगे वाला जो रह रहा हमारे पास में एक कृषि है और एक खनन, दो चीज़ें हमारी रह जाएंगी, फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।